स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। फिर से भी मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में भी मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला हूं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके सिखाने वाला हूं। बट मेक श्योर कि जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसे आपने अच्छे से देखा हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो और अच्छे से सीखा हो। और मैं और भी बहुत सारी क्वेश्चंस को डील करूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, और इस लेक्चर में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ही सिर्फ सॉल्व करेंगे। समझ गया ना? तो लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। मेक श्योर अगर कोई प्रश्न होता है तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं, या फिर आपको कैसा लगता है वो भी बता दीजिएगा कमेंट में। कुछ अपना मैसेज जरूर लिखिएगा कि अच्छा लगता है कि खराब लगा, या फिर आपको समझ में आया कि नहीं आया, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। गॉट इट? इतना तो कर ही सकते हो जी, तब ना पता चलेगा। एनीहाउ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। व्हाट इज फोर्स? आया तो फोर्स के बारे में नहीं बताया था कि फोर्स क्या होता है जी, और क्या है, स्टेट द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब ये भी लिखाने वाली बातें है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है और उसका इफेक्ट्स क्या है। तो सर जब आप लिखाएंगे ही नहीं तो फिर ऐसे सोल्यूशन क्या बताएंगे? अच्छा डोंट वरी, रिलैक्स, मैं लिखाने वाला हूँ। तो बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश कीजिए या फिर पुल कीजिए, उसी को फोर्स कहते हैं और इसका बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो जानते हैं। And now I am talking about the solution of question number 35 that falls under the category of question short answer type questions. Got it? देखिए लिखेंगे कि ये push or a pull on an object, इसको क्या बोलते हैं? Force is called force. Got it? अब क्या प्रश्न क्या है कि भाई साहब इसका वेरियस इफेक्ट्स, इस फोर्स का तरह तरह का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसे हमें बताएं। तो बहुत सारा बताया था कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। तो लिखेंगे स्टार लगा के नीचे कि फ्लोइंग are the various effects of force। यानी कि फोर्स का कुछ निम्नलिखित बहुत तरह तरह का इफेक्ट्स करेगा। जैसे पहला नंबर पर लिखा रहा हूं कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो क्या करेगा जी, तो कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मूव करेगा। रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, तो वो मूव करने लगेगा। देखिए मूव करने लगेगा। गॉट इट? तो वहीं लिखा हूं मैं। दूसरा इफेक्ट हो जाएगा कि ये फोर्स कैन क्या कर सकता है, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको ये फोर्स जो है वो रोक सकता है। समझ गया? जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, फोर्स लगाया, रुक गया। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, फोर्स लगाए, रुक गया। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, फोर्स लगाएंगे, रुक गया। नहीं मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई अति नहीं है। एनीहाउ, तो समझ गया ना कि फोर्स को कोई भी मूव कर रहा है उसको रोक सकता है। तो यही हो गया थर्ड पॉइंट फोर्स के बारे में कि बोलिए फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स लिखेंगे फोर्स कैन change the speed of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है उसको में बदलाव ला सकता है। कौन? तो ये हमारा फोर्स। कोई लड़का सोच रहा है कैसे, जैसे सपोज दैट कोई स्टूडेंट है वो साइकिल चला के जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के, मतलब कि अर्थात पैदल है, कोई साइकिल से जा रहा है, लेट हो रहा है तो कहे कि जरा सा हमें भी लेते चलो। वो नहीं लेकर जाता तो आप पीछे से उसको खींचने लगते हैं साइकिल को, तो वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है ना तब। और कभी कभी क्या होता है हंसी मजाक में कि जब तुम उसको साइकिल चला और पीछे से धक्का लगाते हो तो वो और तेजी से जाने लगता है। या फिर आप पैडलिंग कर रहे हैं और जब ढलान रास्ता पर नीचे उतरते हैं तो वो क्या होता है, साइकिल का स्पीड और इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से फोर्स जो है वो क्या क्या स्पीड को बढ़ा लिया। समझ गया ना?
अरे ढलान पर से जा रहा है ना तो और स्पीड बढ़ रहा है, और ऊपर से तुम ढकेल नहीं रहे तो और स्पीड इंक्रीज कर गया ना, तो स्पीड इस प्रकार से चेंज हो गया उसका। नेक्स्ट है ए फोर्स कैन चेंज। अब क्या चेंज करेगा सर? तो यही कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या कर सकता है? ये बदल सकता है। जैसे सपोज दैट ये इस प्रकार से जा रहा है और हमने इसको ला करके कुछ इस प्रकार से ले आया है, ठीक है ना? तो आपने देखा कि फोर्स किस प्रकार से डायरेक्शन को बदल सकता है। ये तो हो गया कि डायरेक्शन को बदल देगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं कि ये फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप और साइज को बदल सकता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप को बदल देगा और साइज को भी बदल देगा। कौन? तो ये हमारा फोर्स। हैव यू गॉट इट? तो ये जैसे मैं इस प्रकार से शेप में खड़ा हूं तो मेरा आकार भी बढ़ा और मेरा शेप भी कुछ इस प्रकार से स्टाइल भी है, समझ गया? लेकिन अभी मैं अपने आप को सिकोड़ लेता हूं तो मेरा जो शेप ये है और साइज भी मेरा पतला हो गया। लेकिन अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो शेप है, आकार है कुछ इस प्रकार से, और मेरा जो साइज है वो भी बढ़ गया, समझ गया ना? तो इस प्रकार से फोर्स का है। यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, ये मस्कुलर फोर्स आ रहा है तभी तो ये हैंड उठ रहा है। अब समझ गया ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन था। तो आप इसे क्या कीजिए, एक और फौरन से लिख लोगे, समझ गया ना? फिर क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर मैं बात करता हूं। चलो ठीक है, इसे लिख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का है, गिव वन एग्जांपल वेयर फोर्स मूव्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जहां पे फोर्स क्या कर सकता है? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। 36 का ए, समझ गए? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको टेबल पर मैं रख देता हूं और फिर जेंटली इसको पुश करेंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा ना स्टूडेंट, तब उस वही हो जाएगा आंसर भी। लिखा है 36 का ए का आंसर है। If we take a book and gently placed on a table, और फिर इसको टेबल पर रखते हैं, फिर क्या करेंगे? then we पुश द बुक, फिर बुक को पुश करेंगे। देन वी नोटिस दैट बुक्स बुक इज, तो क्या नोटिस कर रहे हैं? यही नोटिस कर रहे हैं कि बुक इज मूविंग। तो बुक जो है वो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है। या फिर देन इट विल नोटिस दैट बुक इज मूव्ड, या फिर बुक्स आर मूविंग। कुछ भी लिख सकते हो, ग्रामर तो अपने मन से जोड़ करके बना करके लिख सकते हो, समझ गया ना? तो वो बुक जो है वो क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है। तो क्या देखे लिखेंगे कि इन दिस वे, यानी कि इस तरह से, इन दिस वे फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव किया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था पहले टेबल पर पुश किए तो वो बुक मूव किया ना, तो फोर्स जो है वो मूव कर सकता है किसको? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। जाओ बैठ जाओ, थक जाएगा ना। अब ए है 36 का बी देखते हैं। अब स्टेट वन एग्जांपल वेयर फोर्स स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा एग्जांपल लीजिए
जहां पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो फुटबॉल के केस में क्या होता है, फुटबॉलर जब गोल करने के लिए मारता है तो गोलकीपर जो है वो गोल को सेव करने के लिए फुटबॉल को रोकता है फोर्स लाकर, तो वो फुटबॉल पहले मोशन में था अब रुक गया है। तो लिखेंगे इसी एग्जांपल को। 36 का बी का आंसर है ये। लिखेंगे व्हेन a footballer push या फिर kick the football to achieve goal, then जो भी वहां पे गोलकीपर है, देन गोलकीपर अप्लाइड फोर्स किस लिए जी, टू सेव गोल अप्लाइड करता है फोर्स को किस लिए, टू स्टॉप फुटबॉल को रोकने के लिए। क्यों, तो लिखेंगे आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू सेव गोल को बचाने के लिए, टू सेव गोल। समझा ना। अब फिर अंतिम में लिख देंगे हेंस इन दिस वे वी नोटिस दैट, हम लोगों ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया है, यही नोटिस किया कि ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, रोक सकता है। यही देखें इसके माध्यम से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 35 और 36 ए एंड बी इज कंप्लीटेड, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप इतनी सारी बातों को नोट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज, चलो इसे लिखो फौरन से ताकि मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके दे सकूं। समझे ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करता हूं और आपसे बताता हूं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज दैट 37 का ये है, गिव वन एग्जांपल वेयर फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जहां पे फोर्स क्या कर सकता है, उसका स्पीड को चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो मैंने बताया था साइकिलिंग के केस में कि जब कोई साइकिल जा रहा है पीछे से उसको क्या करते हैं और पुश करते हैं तो साइकिल का और स्पीड को चेंज कर देगा। तो इसी को लिख लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में 37 का ए का आंसर। चलो लिखेगा कि सपोज a man is paddling a bicycle to go somewhere। कहीं जा रहा होगा, somewhere माने कि कुछ जगह या फिर कहीं भी। Now a boy named एक लड़का है जी और उस लड़के का नाम है नेम्ड छोटू। वो क्या करता है, स्टार्ट्स पुशिंग
द बाईसाइकिल, और उस बाईसाइकिल को पुश करना शुरू कर देता है। समझ गया ना? तब इन दिस केस या फिर इन दिस सिचुएशन द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल will increase। तो जो भी बाईसाइकिल का स्पीड होगा वो तो और बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट, तब will इंक्रीज कर देगा। Hence अंततः in this way we notice that, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नोटिस किया कि ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या कर सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। समझ गया ना? अब देखिए ये बी का सॉल्यूशन करते हैं, 37 का बी है। समझे? तो गिव वन एग्जांपल वेयर फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पे फोर्स क्या कर सकता है, मोशन का, जो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसका डायरेक्शन को ही बदल दे। तो बॉलिंग के केस में क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, जब क्रिकेट प्लेयर जो भी है तो वो बॉलर जो है वो बॉलिंग करता है, इधर से क्रिकेटर बॉल इधर आ रहा होता है, बट हम इस प्रकार से मारते हैं तो उस बॉल का डायरेक्शन को चेंज हो जाता है। तो यही एग्जांपल लिखेंगे। When a batsman hits a coming ball by the bat, जो भी बैट्समैन है वो हिट करता है कमिंग बॉल को, आ रहा है बॉल को, बाय द बैट से, then the direction, then क्या हो रहा है, अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, then the force applied by the batsman changes the direction of a moving ball। तो जब वो बैट से हिट करेगा तो जो ही बॉल है वो आ रहा है मूव करता हुआ, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस एग्जांपल से नोटिस किया कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को बदल करके रख देगा। तो लिखेंगे कि फ्रॉम दिस, इससे वी कंक्लूड दैट, हम लोगों ने कुछ कंक्लूड किया है। क्या किया? तो यही किया, वी कंक्लूड दैट ए फोर्स क्या कर सकता है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन बदल करके रख देगा। कौन? तो यह हमारा फोर्स। तो 37A का यही आंसर ये हो जाएगा और 37B का ये आंसर हो जाएगा। इसे आप जल्द से लिखें ताकि मैं कुछ और आगे की बातें मैं कर सकूं। समझे ना? लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए 38 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि why does the shape of an ointment tube change when we squeeze it। जो हमारा ointment ट्यूब होता है उसका जो आकार है वो क्यों बदल जाता है जब हम उसको स्क्यूज करते हैं।
तो आपको पढ़ाया था कि क्यों बदल जाएगा। व्हाट इट सर, ये क्वेश्चन तो पहले समझे ही नहीं है, तो पहले मुझे कैसे पता चला कि आपने क्या बताया था तो थ्योरी में, यही बोलना चाहते हो ना। तो देखिए क्या होता है, व्हाट डज द शेप ऑफ एन ऑइंटमेंट। देखो ऑइंटमेंट का हिंदी होता है मरहम, मरहम ट्यूब, मरहम ट्यूब। मरहम मतलब दवाई लगाने वाला ट्यूब, जिसके अंदर में दवाई नहीं आता है, प्लास्टिक का, जिसको अस्क्यूज का मतलब हुआ, कहां गया अस्क्यूज जी, अस्क्यूज का हिंदी होता है निचोड़ना, निचोड़ना कहिए या फिर इसको दबाना कहिए, बात है कहीं है। तो जब आप ऑइंटमेंट ट्यूब यानी कि मरहम दवाई लगाने वाला ट्यूब को, जो भी आता है प्लास्टिक में, उसको जब स्क्यूज करते हैं, इसको दबाते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसका जो शेप है वो आखिरकार क्यों चेंज हो जाता है। व्हेन वी स्क्यूज, जब उसको हमने प्रेस किया, दबाया, निचोड़ा, मोड़ा, गॉट इट। तो बताइए, तो फोर्स लगा है, अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही जानते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर है कि व्हेन बी प्रेस या फिर स्क्यूज, क्वेश्चन में स्क्यूज है तो इसलिए स्क्यूज ही लिखना पड़ेगा कि व्हेन बी प्रेस या फिर स्क्यूज, ऐसे लिखो इसको जी, कि व्हेन बी पुश ऑन एंड ऑइंटमेंट ट्यूब, यानी कि मरहम के दवाई, मरहम लगाने वाला दवाई, ऑइंटमेंट ट्यूब विथ ए फोर्स, कोई एक फोर्स से ही, फोर्स से ही, then its shape is changes, then its shape is changes। तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? तो लिखा है कि because we know that, because ऐसे लिखो, because a force can change the shape। यही क्वेश्चन है ना कि शेप क्यों बदल गया, साइज से तो ले लेना, कैन चेंज द शेप एंड साइज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चूंकि भैया हमने उस मरहम ट्यूब के ऊपर पुश किया है तो फोर्स लगा है, और हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को बदल सकता है। इसीलिए जब हम ऑइंटमेंट ट्यूब के ऊपर में स्क्यूज करते हैं, उसको दबाते हैं, निचोड़ते हैं, तो हमारा जो ऑइंटमेंट ट्यूब है उसका शेप बदल जाता है। हो गया आंसर। और अंत में लिख सकते हो यहाँ पे कि सो दैट्स व्हाई, और यही कारण भी है, यानी कि जो भी हमने ऊपर लिखा है यही कारण है, लिखे सो दैट्स व्हाई द शेप, the shape of an ointment tube change। कब? तो जब when we squeeze it, SQEEZE, squeeze it, कि जब हम उसको दबाएंगे या फिर निचोड़ेंगे तो उसका शेप बदल जाएगा। आई होप कि उसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर में यही लिखिएगा, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। अब ये हिंदी मीनिंग गया, अगर किसी को तकलीफ हो रहा तो लिख ले सकता है, और बाकी और हिंदी पढ़ना है तो आओ, तुमको सरकारी स्कूल में नाम लिखाते हैं, फिर और अच्छे से हिंदी पढ़ेंगे, है ना जी। यानी हम क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग ऑफ ए सोफा व्हेन वी सिट ऑन इट। बहुत
तरह तरह का सोफा सेट आता है और कुछ कुछ के सोफा सेट के नीचे एयर प्रेशर के चलते सोफा बन जाता है, तो कुछ कुछ उसमें रुआ रहता है, तो कुछ में कॉटन्स रहते हैं, तो कुछ में कोई सोफा सेट में तो स्प्रिंग भी रहता है। तो जब हम उस पर बैठते हैं तो स्प्रिंग जो है वो सोफा सेट का वो क्या होता है, भाट क्या होगा, सोफा सेट का स्प्रिंग के साथ क्या होगा जब हम उस सोफा सेट पर बैठे तो सोफा सेट के नीचे स्प्रिंग लगा। अरे रेंजर साइकिल चलाए हो या फिर स्प्रिंग वाला साइकिल चलाए हो तो उस पर बैठते हो तो गड्ढा में जाता है तो स्प्रिंग क्या होता है, जब उस पर बैठता है तो स्प्रिंग धंस जाएगी ना, यही होगा। तो स्प्रिंग विल कंप्रेस, यही लिखेंगे कि जब हम उस सोफा सेट पर ऐसे सोफा सेट पर बैठेंगे कि जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग जो है वो धंस जाएगा, समझ गया, यही होगा। और हमने इससे देखा कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही लिख देना, और कुछ खास नहीं है इसमें, समझ गया। तो 39 का उत्तर देते हुए लिखेगा, गॉट इट, लिखेंगे आंसर में कि व्हेन वी सिट on that type of sofa in which a spring is embedded beneath it। beneath का मतलब होता है नीचे, कि सोफा के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है तो वैसे सोफा पर बैठेंगे तब देखिए क्या होता है। मैं लिखाता हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब अधूरा नहीं है, कंप्लीट ही है, बट मैं आपको अच्छे से पकड़ हो जाए, अच्छे से आप समझ पाए, इसीलिए मैं ऐसा लिखा दिया आंसर में, ताकि जो भी आपका उत्तर चेक करेगा तो लाया कि लड़का नहीं एक अच्छा खासा टीचर से पढ़ कर आया है, समझ गया ना। तो वही वाली बात है, इस एम्बेडेड बीनीथ इट, उसके ऊपर लगा रहेगा, then a force is applied, एक फोर्स अप्लाइड होगा on it and the spring will compressed, स्प्रिंग जो है वो दब जाएगा, स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड, स्प्रिंग जो है वो दब गया। इसका आंसर हो गया, यही होगा कि क्या होगा स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। सो इट्स shape and the size will change, इसीलिए इसका शेप और साइज में क्या हो गया, बदल गया, यानी कि चेंज हो गया। तो समझ गया ना स्टूडेंट कि आखिरकार ये क्या होगा उसके साथ जो स्प्रिंग वाला सोफा के साथ बैठोगे। सौकर है इसका मतलब आराम से बैठिए, कोनो दिक्कत ना होगा, ये नहीं हो। लेकिन फिर भी जब बारी आएगी तो आपको सौकर नहीं काम देने वाला है, आपको एक ठोस चीज ही आपको रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का सलूशन हुआ और आप इसे लिख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट बातें करूंगा क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। लिखो इतना तक। जब इतनी सारी बातें तुम कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मैं मूव करता हूं। जो नेक्स्ट है कि नेम, क्वेश्चन नंबर 40 कि नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो वो क्या पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, नहीं बताया था। अगर याद नहीं आ रहा है कोई लड़का को तो पीछे वाला जो नोट्स मैंने लिखाया है उसको एक बार रिवाइज करो, उसको एक बार पीछे का पन्ना पलटो तो स्पष्ट हो जाएगा। समझ गया ना जी? तो तुम एक बार देखो कि क्या सर ने लिखाया है और क्या पढ़ाया है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, सॉल्यूशन हो रहा है 40 का आंसर में वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस को लिखे। तो हाँ, तो दिक्कत क्या है
लिख देंगे कि फ्लोइंग और द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस का कुछ निम्नलिखित क्या है, तो प्रभाव है, नहीं सॉरी प्रकार है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इतना पढ़ाया है ना 9th क्लास का वाला को भी पढ़ाया कि अभी तक लेकिन वहीं जा ही नहीं रहा बस। एनी हाउ, तो पहला क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स लिखेंगे। दूसरा नंबर पर लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसी को फ्रिक्शनल फोर्स ना बोल करके एक ही लाइन में फ्रिक्शन बोल सकते हो, समझे ना। और द थर्ड वन इज दैट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। And the fourth one is that electrostatic force. And the fifth one is that, बोलो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही होता वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, क्वेश्चन था तो यही होगा इसका आंसर। हैव यू गॉट द आंसर? क्लियर होता है ना? तकलीफ जरा सा भी नहीं होना चाहिए आपको, वरना पढ़ाने का क्या मतलब होता है। बशर्ते कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे हर एक चीज को और मेरी बातों पर ध्यान दे रहे होंगे, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो रहा होगा। डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं ना, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। इसे नोट करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। चलो इसे नोट करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखते हैं, महान लोग कभी कभी मिलते हैं जिंदगी में, तब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। खैर एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिखिए और एक एग्जांपल के साथ बताइए। तो क्या बताता है कि द फोर्सेस व्हिच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, देन दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। हाँ, तो लिखेंगे, लिखो, देखिए तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। 41 का आंसर हो जाएगा कि द फोर्सेस व्हिच इज exerted by our muscles, इसी को तो बोलते हैं जी क्या, तो आर कॉल्ड, सिंपल सी तो बात है, मस्कुलर फोर्स। व्हाट द डेफिनेशन? अब एग्जांपल पूछ रहा है तो लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। दिक्कत क्या है, पुलिंग के लिए, अब कोई कहा कि कैसे, तो लिखेंगे कि विपुल a door from inside the room to open। एक दरवाजा के खोलने के लिए अंदर से क्या करते हैं जी, तो खींचना पड़ता है गेट को। अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे होम का तो ऐसा ही नहीं लगता है, बाहर से जब हम लोग अंदर जाते हैं तो दरवाजों को पुश करके जाते हैं, धक्का करके, क्यों? क्योंकि गेट हमेशा अंदर की ओर खोलना चाहिए। और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो दरवाजे को पुल करेंगे, खींचेंगे अंदर से, क्योंकि दरवाजा हमेशा अंदर खुलना चाहिए। बट कोई महान लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जगह होता है, तो वो दरवाजा को क्या करते हैं, अंदर ना खोल करके बाहर की ओर खुलता है उसका दरवाजा। ये नहीं हो, तो यही होगा इसका आंसर। ये 41 का आंसर इज कंप्लीटेड। पुलिंग के लिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, किसी भी चीज को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल। जैसे मार्कर को उठाने के लिए हमने इस्तेमाल किया मस्कुलर फोर्स का, और नहीं था क्या, तुम आके उठाया हो, तुम ही उठाओगे तो मस्कुलर फोर्स। क्या रोबोट से उठा रहा है, नहीं ना, तो रोबोट फोर्स हो जाएगा सर वो। एनी हाउ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की मैं बातें करता हूं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हर एक चीज ही सिंपल। ये तो और आसान आएगा,
Which of the following are non-contact force? अब निम्नलिखित जो फोर्स दिया गया है, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसमें से कौन कौन जो फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसको छाट करके लिखना है। ये बड़का बड़ी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो दूर से ही, कुछ दूरी पर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो केवल टच में आकर के यानी कि चिपक करके फोर्स लग सकता है। अपने हर एक लेक्चर देखो ना, नोट्स बनाओ ना, तो पीछे पलटो ना जी, आपको बताया है इतनी सारी बातें। डोंट वरी, लेट अस सी। तो लिख लोगे, लिखेंगे तो देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चुंबक जो है वो लोहा को दूर से ही खींच लेगा, तो ये पास आने की कोई जरूरत नहीं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तब होता है जब एक दूसरे के पास में आता है, यानी कि घर्षण के चलते तो सटना पड़ेगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को ढकेल रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है, दूर से ही आ रहा है, दूर से ही लगाया जा रहा है फोर्स को आकर्षित करने के लिए, तो ये होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूर से ही हो रहा है। क्योंकि मस्कुलर फोर्स आ रहा है, मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए तो हमको इसको छूना पड़ेगा ना जी, क्योंकि टच होकर कर रहा है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट में होगा मस्कुलर फोर्स नहीं ना, क्योंकि इसके लिए तो हमको ये मसल्स को सटाना पड़ रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बताता है कि कांगिलो बार में मार दो और फिर एक पीस ऑफ पेपर को चिपका लेता है, दूर से ही खींच लेता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख देंगे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और बोलिए मस्कुलर फोर्स होगा नहीं होगा, इसके लिए तो चिपकना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाँ होगा, क्योंकि ये दूर से भी काम कर लेगा, तो लिखेंगे एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गॉट इट। और क्या है, तो आर द एग्जांपल्स ऑफ, बोलो किसका एग्जांपल्स है, और द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। समझ गया ना, तो यही होगा, इतनी सारी बातों को आप लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का भी आंसर जो है, ये 42 का आंसर जो है ये 42 का कंप्लीट होता है, तो आप इसे लिखिएगा फौरन से। समझ गया ना, लिखने में लाज मर रहा है कि डर लग रहा है, सिर्फ हमसे ही लिखवाओगे, लिखो। गॉट इट। तो देखिए जो भी मैं आपको बताता हूं वो फॉलो करने का प्रयास कीजिए, और खुद से भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि खुद से करेगा तब तो आपका माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और जब मैं इसे लिखा हूं तो आप कॉपी में फेयर बना लीजिए, और फिर सॉल्यूशन किया हूं तो क्या हुआ, इस क्वेश्चन को फिर से उठाएंगे और फिर से सॉल्यूशन करेंगे। और अगर नहीं बन रहा तो देखेंगे कि सर ने क्या इसका आंसर में लिखा है, और उससे मिलाएंगे, और खुद भी चेक कर सकते हो। कोई टीचर की जरूरत नहीं है, बाकी मैं हूं यहाँ पे गाइड करने के लिए। गॉट इट। तो बस आज के लिए मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, फिर से मिलेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में। तब तक के लिए तो बस एक ही चीज करते हैं, और इतना करीब नहीं आएंगे सर। अच्छा ठीक है, बस इतना तो आ ही सकता है।